गुड इवनिंग बच्चों। ये इंटरलॉ एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 के लिए आप रिवाइज कर रहे हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स। इस चैप्टर का 3 क्लास हो चुका है, जिसमें आपने सेक्शन 139, 140, 141, 142, 144, 144, 145, 146 पढ़ ली। इस चैप्टर में टोटल 3 सेक्शन बाकी हैं। एक है 143 और उसके बाद 147 में पेनल्टी की बात है और 148 कॉस्ट ऑडिट का। तो आज सेकेंड लास्ट क्लास है, कल की क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे ऑडिट एंड ऑडिटर को। मतलब इस वीक में आपने रिवाइज किया ऑडिट एंड ऑडिटर को 10 मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द चैप्टर एंड सेक्शन 143। सेक्शन 143 का नाम है बेटा पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। कुछ पावर्स जिसको हम बोलेंगे राइट या पावर ऑफ ऑडिटर्स, और हम कुछ देखेंगे कि भैया ड्यूटीज क्या है, मतलब एक ऑडिटर की, कंपनी ऑडिटर की क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या ड्यूटीज है सेक्शन 143 में। तो सबसे पहले राइट्स की बातें करें तो भैया अधिकार है राइट टू एक्सेस एट ऑल टाइम्स ऑल बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। भैया ये तो अधिकार है हमारा, आपने हमें कंपनी ऑडिटर बनाया है, हम आपकी कंपनी में आएंगे, कभी भी आए और आपसे जो भी बुक्स मांगे, जो भी अकाउंट मांगे, जो भी रिकॉर्ड मांगे, जो भी इंफॉर्मेशंस मांगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो सब आप मुझे दीजिएगा, क्योंकि उन्हीं डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, बुक्स के आधार पे तो हम अपना ओपिनियन दे पाएंगे, उसी के आधार पे तो हम बता पाएंगे कि as per my opinion your financials are reflecting true or fair view or not। तो इसने कहा कि राइट है टू एक्सेस एट ऑल टाइम्स ऑल बुक्स अकाउंट्स ऑफ द कंपनी entitled to such other information and explanation as may be necessary। मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे जो भी आपसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो आप मुझे सप्लाई करें, वो आपको मुझे देना होगा। राइट ऑफ ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर का अधिकार, he can access all the information of subsidiary and associate in relation to consolidation। अब भाई होल्डिंग को कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाना है, तो उसको सब्सिडरी और एसोसिएट के जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको भी उन्होंने मर्ज किया होगा। तो जो ऑडिटर है होल्डिंग कंपनी का, वो उसकी सब्सिडरी और एसोसिएट के अकाउंट्स भी देख सकता है। Any resolution passed to preclude him from obtaining information even though unanimous 100% is null and void। क्या बोला बेटा? बोल रहा है मान लो हमारी कंपनी में 100 मेंबर थे बेटा, 100 मेंबर ने 100% कंसेंट दिया, सर्वसम्मति से किया कि भैया ऑडिटर को हम नहीं देंगे इंफॉर्मेशन, उसको प्रिक्लूड करेंगे, हम उसको इंफॉर्मेशन देने से मना कर देंगे, चलो एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, कि चाहे ऑडिटर मर जाए नाक रगड़ के उसको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तो ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन आपने पास किया सर्वसम्मति से, 100% मेंबर का कंसेंट है, यूनियनिमस कंसेंट है, लेकिन आप ऑडिटर को इंफॉर्मेशन देने से मना नहीं कर सकते, प्रिक्लूड नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड, बेकार का रेजोल्यूशन है भाई। अब आइए ड्यूटीज पे। तो सबसे पहले अब देखो बेटा, ये बहुत बड़ा सेक्शन है, जैसे 141, 139 था उसी तरीके का है 143। इसके अंदर 14 सब सेक्शन तुमको पढ़ना है, 1 2 3 4 14। तो इंपॉर्टेंट है, अपने आप में महारथी है। तो चलिए देखें, पहली ड्यूटीज है रिगार्डिंग इंक्वायरी। इंक्वायरी करेंगे ऑडिटर, क्या क्या इंक्वायरी करेगा?
इंक्वायरी करेगा ABCDEF, ABCDEF जो एडवांसेस, मान लो कंपनी ने एडवांस दिया, लोन दिया, तो भैया एडवांस दिए हैं, लोन दिए हैं, तो प्रॉपरली सिक्योर्ड है कि नहीं, और कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। अब जाहिर सी बात है बेटा, अगर कंपनी लोन दे रही है, एडवांस दे रही है, तो कुछ तो इसको सिक्योरिटी रखवाना चाहिए था। अगर नहीं रखवाई है, सिक्योर्ड लोन नहीं दी है, तब तो ये खतरा हो सकता है, कल अगर क्रेडिटर भाग गया तो। जिसको लोन दिया है आपने, जिसको आपने लोन दिया, जिससे आपको लोन वापस लेना है, मतलब डेटर, क्रेडिटर नहीं बोलेंगे, डेटर ना, लेना है तो डेटर, लोन दिया है, आएगा पैसा उससे, तो और वो भाग गया तो। लेकिन अगर ये सिक्योर्ड होता, वो हमारे पास अपना कुछ असेट रखता, तब तो हम आराम से निश्चिंत बैठे हैं कि चलो तुम भाग भी गए तो तुम्हारा असेट बेच के तो रियलाइज कर लेंगे ना। तो पहली इंक्वायरी क्या कर रही है, पहली इंक्वायरी कर रही है कि अगर कंपनी ने एडवांस किया है, कंपनी ने लोन दिया है, तो वो लोन प्रॉपरली सिक्योर्ड है कि नहीं, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, नॉट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। दूसरा, whether book entries are not prejudicial, बुक एंट्री का एग्जांपल दिया है कि जो बुक एंट्री हुई है प्रिजुडिशियल नहीं होनी चाहिए, जैसे डिप्रेसिएशन, आपने डिप्रेसिएशन की एंट्री की है, तो वास्तव में डिप्रेसिएशन होना चाहिए। वेदर इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड आर सोल्ड एट लेस देन कॉस्ट प्राइस, क्या कंपनी ने जितने में खरीदा था शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, उसे कम में बेच दिया क्या, सोल्ड एट लेस देन द कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा उसे कम में बेच दिया क्या। इसका एक्सेप्शन है बैंकिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी का ये रोजमर्रा का काम है, तो वो बहुत बार जितने में खरीदे हैं उससे कम में बेच देते हैं, जब उनको पता होता है कि और प्राइस गिरने वाला है, और स्टॉक खरीद लेते हैं, तो बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लोन एडवांसेस को डिपॉजिट तो नहीं दिखलाया, लोन लिए और दिखला दिए कि डिपॉजिट आया है, मिला है, ऐसा तो नहीं किया। पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में तो नहीं दिखला दिया, पर्सनल एक्सपेंस को, आपका पर्सनल एक्सपेंस, हम आगरा घूमने गए और हम उसका पूरा खर्चा कंपनी में दिखला रहे हैं, रेवेन्यू में चार्ज कर दिए, ऐसा तो नहीं किया। वेदर शेयर्स, मान लो आपने शेयर्स अलॉट किया, शेयर्स क्या चीज के लिए अलॉट किया कि कैश मिलेगा, तो वास्तव में कैश रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। तो कितने पॉइंट हो गए, ए बी सी डी ई एफ। ए में लोन एडवांस किए हैं तो प्रॉपर सिक्योर होना चाहिए, बुक एंट्री किए हैं तो होना चाहिए, वो आप अगर आप इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट से कम में तो नहीं बेचे हैं, लोन एडवांसेस को डिपॉजिट तो नहीं दिखलाए हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में तो नहीं चार्ज किए हैं, और अगर शेयर अलॉट हुआ है कैश के लिए तो वास्तव में कैश रिसीव हुआ है कि नहीं। ए बी सी डी ई याद करेंगे, ए बी सी डी ई, ए मतलब एडवांसेस प्रॉपरली सिक्योर, बी मतलब बुक एंट्रीज नॉट प्रेजुडिशियल, सी मतलब इन्वेस्टमेंट नॉट सोल्ड एट लेस देन द कॉस्ट प्राइस, डी लोन एडवांस डिपॉजिट नहीं, पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू में चार्ज नहीं, और अगर आपने शेयर अलॉट किया फॉर कैश तो कैश वास्तव में रिसीव हुआ है कि नहीं। ए बी सी डी ई एफ, कहीं फ्रॉड करना तो इंटेंशन नहीं है, ए बी सी डी ई एफ।
तो सेक्शन 143 का सब सेक्शन 1 इंक्वायरी का है। आपने 6 इंक्वायरी की कि एडवांसेस लोन किया है कंपनी में तो प्रॉपर्ली सिक्योर है कि नहीं, बुक एंट्री प्रेजुडिशियल तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट जो है वो परचेज प्राइस से कॉस्ट प्राइस से कम में तो नहीं बेचा है, लोन और एडवांसेस को डिपॉजिट तो नहीं दिखलाया है, पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में चार्ज किया है कि नहीं किया है, और अगर शेयर अलॉट हुआ है कैश के लिए के बदले तो कैश वास्तव में रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे। हो गया बेटा। तो सेक्शन 143 का सब सेक्शन याद हो गया सारे बच्चों को? और हाँ ABCDEF याद हो गया। एडवांस लोन किए हैं तो प्रॉपर सिक्योरिटी रखे हैं, प्रेजुडिशियल नहीं है, बुक एंट्रीज मियरली बुक एंट्रीज नहीं है, वास्तव में हुई है, इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट से कम में नहीं बेचा है, लोन और एडवांसेस लिए हैं तो डिपॉजिट नहीं दिखलाया है, पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में चार्ज नहीं किया है, और अगर शेयर अलॉट हुए हैं कैश में तो वास्तव में कैश रिसीव हुआ है, फ्रॉड करने के लिए ऐसा नहीं किए। आगे बढ़िए। सेक्शन 143 का सब सेक्शन 2 ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट, रिपोर्टिंग करनी है तो मेक ऑडिट रिपोर्ट टू मेंबर्स रिगार्डिंग ट्रू एंड फेयर व्यू। रिपोर्टिंग किसको करेंगे? मेंबर्स को, बताएंगे कि ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। रिपोर्ट शैल टेक प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इनटू अकाउंट। रिपोर्ट बनाते समय ऐसे देखा है हमने कि फॉलो हुए है कि नहीं हुए। इन केस ऑफ क्वालिफिकेशन, अगर किसी तरीके का क्वालिफिकेशन है ऑडिट रिपोर्ट में तो रीजन बताना होगा कि अगर आपने बोला है कि भैया निगेटिव रिपोर्ट है, आपने बताया कि एडवर्स है, तो बताइए कि कैसे कैसे, रीजन तो बताना पड़ेगा ना क्वालिफिकेशन का। तीसरा 143 का सबसेक्शन 3, इसको याद करेंगे हम, रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शन एंड अदर मैटर्स। इसको याद करेंगे हम ABCDEF IPL, ABCDEF IPL। कैसे याद करेंगे बेटा? ABCDEF IPL। सेक्शन 143 का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस के अनुसार है कि नहीं, फाइनेंशियल कंप्लाइंग एएस के अनुसार है कि नहीं। दूसरा, कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं कि नहीं, वेदर कंपनी हैज केप्ट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं कि नहीं।
ब्रांच ऑडिटर ने अपना रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को भेजा है कि नहीं? ए से हो गया फाइनेंशियल एएस के अनुसार है कि नहीं, बी से हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर है कि नहीं, और ब्रांच ऑडिटर ने कंपनी ऑडिटर को रिपोर्ट भेजा है कि नहीं। सी से आई है whether company is having consistent and adequate internal financial control। कंपनी का जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट है मतलब लगातार रेगुलर बेसिस पे फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, और एडिक्वेट है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं। डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो नहीं है, वेदर डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 164 सब सेक्शन 2। ये डिस्क्वालिफिकेशन बोलता है कि अगर कोई कंपनी 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न नहीं सबमिट करती है तो उसके सारे के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। या कंपनी जो है वो डिवेंचर डिपॉजिट उसके इंटरेस्ट का पेमेंट की है कि नहीं, अगर नहीं की है 1 साल तक तो सारे के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये लिखा हुआ है 164 में। आप इतना याद रखिए कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है क्या। ए से हो गया फाइनेंशियल्स कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं एएस को। बी से हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है कि नहीं, ब्रांच ऑडिटर ने कंपनी ऑडिटर को रिपोर्ट भेजी है कि नहीं। सी से इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कंसिस्टेंट एडिक्वेट है कि नहीं। डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है क्या सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 में। और ऑल एक्सप्लेनेशन और इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, जितने आपको ऑडिटर ने एक्सप्लेनेशन मांगा इंफॉर्मेशन मांगा वो उसे रिसीव हुआ कि नहीं। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन एग्रीमेंट विथ बुक्स ऑफ अकाउंट, जो फाइनेंशियल बने हैं वो बुक्स के अनुसार ही तो है। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन एग्रीमेंट विथ द बुक्स और नॉट। वेदर any financial transaction has any adverse effect on the functioning, क्या किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कंपनी के फंक्शनिंग पे एडवर्स इंपैक्ट है क्या। वेदर जो अमाउंट ट्रांसफर करना है आईपीएफ में हुआ है कि नहीं, आई से आईपीएफ में अकाउंट ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। कंपनी ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे जो फोरसिएबल लॉसेस हो सकते हैं उसके लिए प्रोविजन बनाया है कि नहीं। वेदर प्रोविजन आर मेड फॉर द मटेरियल फोरसिएबल लॉसेस ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और क्या कोई लिटिगेशन पेंडिंग है क्या कंपनी के अगेंस्ट, और क्या कोई लिटिगेशन पेंडिंग है क्या कंपनी के अगेंस्ट। ए बी सी डी ई एफ आई पी एल, ये आपको देखना है एसर्शन फाइनेंशियल एसर्शन 143 सबसेक्शन 3 में। सेक्शन 143 का सबसेक्शन 4 बोलता है कि ऊपर आपने जो प्रश्न पूछे एबीसीडी ई एफ आई पी एल में, इफ एनी क्वेश्चन आस्क्ड इन द सेक्शन 143 का सबसेक्शन 3 आंसर नो, अगर उसमें किसी का भी आंसर नो हो गया, आपने पूछा कि क्या डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है, किसी का भी आंसर नो है, तो देन इट शुड बी मेंशन्ड इन ऑर्डर। तो जैसे आपने पूछा कि डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं, तो उसने कहा डिस्क्वालिफिकेशन है क्या, तो आपने कहा हाँ। उसने पूछा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके अनुसार, आपने कहा नहीं। तो जहां आपने पॉजिटिव में आंसर देना था वहां नहीं बोल दिया, और जहां बोलना था नहीं वहां हाँ बोल दिया। तो उस केस में अगर आपका मान लो पॉजिटिव लेके चलो, तुम नेगेटिव छोड़ो, पॉजिटिव लेके चलो कि फाइनेंशियल एज को कंप्लाई करते हैं कि नहीं, पूछा आपने, उन्होंने कहा नहीं करते, तो ये तो भैया क्वालिफिकेशन है, ये तो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। Then it should be mentioned in report as qualification। तो ये तो गलत है ना, तो क्वालिफिकेशन के रूप में लिख देंगे। सेक्शन 143 का सबसेक्शन 5, 6 और 7 पावर ऑफ का की बात करता है गवर्नमेंट कंपनी में। गवर्नमेंट कंपनी में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का क्या पावर है
ये आपसे बातें करता है सेक्शन 143 का सब सेक्शन 5, 6 और 7। क्या बोलता है? 143 का सब सेक्शन 5 बोलता है कि काग अपॉइंट द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। आप जानते हैं गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? काग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वो ऑडिटर अपॉइंट करेगा और उनको डायरेक्शन देगा, डायरेक्ट करेगा कि किस तरीके से ऑडिट करना है। Auditor shall submit a copy of his audit report to CAG, including the action taken for directions received. गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर काग अपॉइंट करेगा, उनको डायरेक्शन देगा और ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट भी काग को सबमिट करेंगे। सेक्शन 143 का सबसेक्शन 6 बोलता है कि काग शैल विदिन 60 days of receipt of audit report have a right to comment सप्लीमेंट्री रिपोर्ट या कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट। काग को मिला ऑडिट रिपोर्ट, अब वो उस पर कमेंट कर सकता है, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दे सकता है या सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑर्डर कर सकता है। ये सब काम 60 दिन के अंदर कर सकता है काग। 143 का सबसेक्शन 7 बोलता है कि काग में टेस्ट ऑडिट करवा सकता है, कमेंट कर सकता है, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दे सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता था 60 दिन के अंदर, टेक्स्ट ऑडिट भी करा सकता है। सेक्शन 143 का सबसेक्शन 8 बोलता है ब्रांच ऑडिट के बारे में। अगर इंडियन ब्रांच है भैया तो ऑडिट कौन करेगा? कंपनी ऑडिटर या एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड टू बी ऑडिटर। इंडियन ब्रांच है तो ऑडिट कौन करेगा? कंपनी ऑडिटर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्वालिफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, वो ऑडिट करेगा। अगर फॉरेन ब्रांच है तो कंपनी ऑडिटर और कॉम्पिटेंट पर्सन एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री। कंपनी ऑडिटर या जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है उस देश के लॉ के अनुसार वो कर सकता है फॉरेन ब्रांच की ऑडिट। इंडियन ब्रांच कंपनी ऑडिटर या जो क्वालिफाइड है एज एन ऑडिटर, और फॉरेन ब्रांच कंपनी ऑडिटर या वहां के लॉ के अनुसार जो भी क्वालिफाइड है ऑडिट करने के लिए वो। पानी पीजिए, जल ही जीवन है। वन 143 का सबसेक्शन 8 ब्रांच ऑडिट। बेटा जैसे ही खत्म होगा हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया चार्ज करेंगे, छोटा सा चैप्टर है, और उसके बाद हम अदर लॉ में आएंगे और अदर लॉ को खूब बढ़िया से आप मेरे साथ साथ हर दिन 9 बजे याद कीजिए अदर लॉ को। अदर लॉ स्कोरिंग के लिए, ज्यादा मार्क्स लाने के लिए हमेशा जरूरी होता है। ये जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 to 11 पढ़ेंगे, इसको कोई भी बच्चा अच्छे से कर ले तो वो लॉ में पास हो जाता है। लेकिन लॉ में अच्छा परफॉर्म करने के लिए अदर लॉ पे कमांड होना होगा। अदर लॉ पे अगर हो गया कमांड आपका तो लॉ में 70, 75, 72, 74 आ जाता है बच्चों। ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज आ जाता है अदर लॉ। लेकिन अदर लॉ आपको मेरे साथ साथ हर दिन जुड़ना होगा, याद करना होगा, बोलना होगा। उसका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होता है। आप मेरे साथ साथ बोलिए, हम आपको याद करवा देंगे। चलो, ब्रांच ऑडिटर सेंड करेगा अपना रिपोर्ट टू कंपनी ऑडिटर को। ड्यूटी और पावर जो है ब्रांच ऑडिटर के वो सिमिलर ही होते हैं कंपनी ऑडिटर की तरह। कार्य, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर फॉर द प्रिस्क्राइब कंपनी ऑडिटर
ऑल्सो नीड रिपोर्टिंग ऑफ कारो, अगर कारो की रिपोर्टिंग आपको पे कारो एप्लीकेबल है तो कारो की रिपोर्टिंग भी करनी होगी। सेक्शन 143 का सबसेक्शन 9 बोलता है कि एवरी ऑडिटर शैल कंप्लाई विथ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग CG prescribe essay on recommendation of NAFRA and ICI in consultation with NAFRA। ऐसा ही आप कोई ऐसा ही लैंग्वेज आप पढ़िए क्या बेटा सेक्शन 133? CG prescribe accounting standard on the recommendation of NAFRA and ICI in further consultation with NAFRA। अगर आपको याद हो सेक्शन 133 अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर याद है? आपने किसी ने पूछा कि बताओ कौन प्रिस्क्राइब करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपने कहा सीजी। सीजी को कौन देता है रिकमेंडेशन? तो नाफरा एंड आईसीआई। और फिर सीजी फर्दर किससे कंसल्ट करता है? नाफरा से प्रिस्क्राइब कर देता है एसए। तो बोल रहा है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, एवरी ऑडिटर शैल कंप्लाई विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, सीजी प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनएफआरए and ICI in consultation with NAFRA। सेक्शन 143 का सबसेक्शन 10 क्या बोलता है कि जब तक नया ऐसे नहीं आता पुराना ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब जब तक नया ऐसे एनएफआरए वाले नहीं आ जाते तब तक जो आईसीआई वाले थे वही चलते रहेंगे। unless new essay comes old essay will be applicable। जब तक नए नहीं आ जाते ऐसे पुराने वाले ही चलते रहेंगे। Unless notified by CG, essay of ICI shall be applicable। बात सही है। 143 का सबसेक्शन 11 नोटिफाई नहीं हुआ है। 12 है रीड विथ रूल 3 रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 143 का सबसेक्शन 12 रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। इसके लिए एक डायग्राम है, इसके लिए एक डायग्राम है, उसी डायग्राम से हम लोग करेंगे इसको। और एक यहाँ पे भी सेक्शन 143 का सबसेक्शन 14 बोलता है कि अगर आपकी कंपनी जो है, अगर आपकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डिंग मेंटेन करती है, मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो उसमें ऑडिट ट्रेल है कि नहीं ये देखना होगा। ऑडिट ट्रेल होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉलो करती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहे हैं ना हम रिकॉर्डिंग, तो ऑडिट ट्रेल होना चाहिए। फ्रॉड की रिपोर्टिंग कीजिए। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बोल रहे हैं कि कंपनी में फ्रॉड हो गया है बेटा। कंपनी में क्या हुआ है? फ्रॉड। और फ्रॉड का अमाउंट अगर 1 करोड़ से कम है तो आपको जैसे ही पता चला, आप किसको बताइएगा बेटा? बोर्ड को, या अगर ऑडिट कमेटी जरूरी है तो ऑडिट कमेटी को। कितने दिन के अंदर? 2 दिन के अंदर। आप ऑडिट करने गए, आपने देखा कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है, आपने देखा अमाउंट कितना है, बोल रहा अमाउंट तो है 1 लाख 1 करोड़ से कम। तो बोल रहे भैया तुरंत सुनो, अभी आप देखिएगा थोड़ी देर में कि जैसे ही ऑडिटर को पता चलता है कि फ्रॉड हुआ है, 2 दिन के अंदर बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट कर देगा। अगर ऑडिट कमेटी जरूरी है बनाना, तो नहीं तो बोर्ड 2 दिन के अंदर। और अगर अमाउंट फ्रॉड का 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो सीजी को 60 दिन के अंदर बताना होगा, जिस दिन पता चला वहां से। तो क्या बोला कि फ्रॉड हुआ है, हाँ, अमाउंट कितना? 1 करोड़ से कम, तो रिपोर्ट कीजिए बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को 2 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 2 दिन के अंदर। क्या बताइएगा, क्या फ्रॉड हुआ, कितने का फ्रॉड हुआ, किसने फ्रॉड किया, कौन सा फ्रॉड हुआ, नेचर,
अमाउंट कितना इन्वॉल्व है और पार्टी कौन है। कंपनी टू डिस्क्लोज इन बोर्ड रिपोर्ट, और कंपनी को बोर्ड रिपोर्ट में ये सब बताना होगा कि नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टी इन्वॉल्व और रेमेडियल एक्शन क्या लिया गया, ये बताना होता है कंपनी को बोर्ड रिपोर्ट में। ऑडिटर टू रिपोर्ट अगर अमाउंट ऑफ फ्रॉड, अगर अमाउंट ऑफ फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो रिपोर्टिंग करनी होगी किसको, सीजी को। कैसे, पहले तो 2 दिन के अंदर बोर्ड ऑडिट कमेटी को बताइए, 2 दिन के अंदर बोर्ड ऑडिट कमेटी को बताइए, उनसे रिप्लाई मांगिए कि 45 दिन के अंदर रिप्लाई दो। रिप्लाई दे देते हैं तो जिस दिन रिप्लाई आया आपने बता दिया 2 दिन के अंदर, आपने बोला 45 दिन के अंदर रिप्लाई दो, रिप्लाई आया उसके 15 दिन के अंदर सीजी को रिपोर्ट सौंप दीजिए। आपने रिपोर्ट मांगा, रिपोर्ट नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड इन स्टिपुलेटेड टाइम, 45 दिन में नहीं आया, तो रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर दीजिए ये बोल के कि आपको रिप्लाई नहीं आया, ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। कैसे कम्युनिकेट करेंगे सीजी को, डायरेक्ट मोदी जी को पकड़ा देंगे क्या एप्लीकेशन के लीजिए मोदी जी इस कंपनी में फ्रॉड हुआ, बोल रहे नहीं, आपको भेजना होगा रिपोर्ट सेक्रेटरी एमसीए को एडीटी 4 में, अपना मेंबरशिप नंबर, अपना नाम, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर, आईडी बता दीजिएगा। ध्यान रहे बाय फिजिकल मोड में भेजना है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, प्लस ई मोड, प्लस ई मोड है मतलब दोनों तरीके से जा रहा है, फिजिकल भी और इलेक्ट्रॉनिक भी। एमसीए के सेक्रेटरी को भेजिए, टू सेक्रेटरी एमसीए एडीटी 4 में, अपना सब कुछ डिटेलिंग बताइए और बाय पोस्ट भी भेजिए, प्लस मेल भी कीजिए, प्लस है, ऑप्शनल नहीं है कि ये या ये, प्लस। अब प्रोविजन अप्लाई टू कॉस्ट, ये बोल रहे हैं कि ये जो कंपनी ऑडिटर को फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी है, ये प्रोविजन कॉस्ट ऑडिटर सीएमए को और सेक्रेटरियल ऑडिटर सीएस को भी लगता है। मतलब अगर कोई कॉस्ट ऑडिटर जाता है और फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी है तो उसको भी सीजी को रिपोर्टिंग करनी है। कंपनी सेक्रेटरी अगर सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहा है और फ्रॉड दिखा तो उसको भी 1 करोड़ या ज्यादा का फ्रॉड है तो सीजी को रिपोर्टिंग करनी है। इन केस ऑफ कंट्रावेंशन नहीं किए तो पेनल्टी लगेगी। लिस्टेड कंपनी के केस में 5 लाख और एनी अदर कंपनी में 1 लाख की पेनल्टी लगेगी फ्रॉड की रिपोर्टिंग नहीं करने पे भैया। सेक्शन 143 का सबसेक्शन 13 बोलता है कि इवन दो ऑडिटर इज वायलेटिंग, ऑडिटर ये जो सीजी को रिपोर्टिंग कर रहा है बेटा, तो उसने प्रोफेशनल एथिक्स को वायलेट किया ना। प्रोफेशनल एथिक्स क्या था, अपने क्लाइंट के इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बताएंगे, अपने तक रखेंगे, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल। लेकिन यहाँ तो सीजी को जाके बता रहे हो तो प्रोफेशनल एथिक्स का वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर ये लॉ का रिक्वायरमेंट है तो भैया लॉ और एथिक्स में तो हमेशा लॉ जीतेगा ना, तो फिर इसको वायलेशन नहीं मानते। क्या बोला कि even though auditor is violating one of his professional ethics, that is confidentiality, since he is reporting to CG but is required law under the Companies Act, तो when there is a conflict, झगड़ा हो जाए कि एथिक्स की लॉ तो लॉ, when there is a conflict between professional ethics and law, law will always have overriding effect। हमेशा जीतेगा कौन, एथिक्स में और लॉ में जीतेगा कौन, लॉ, लॉ। और अगर आपकी कंपनी में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो ऑडिट ट्रेल देख लीजिएगा कि फैसिलिटी होनी चाहिए। 143 का सब सेक्शन 14, ये महारथी सेक्शन था अपने आप में 143। कल की क्लास में ऑडिट एंड ऑडिटर खत्म, कल की क्लास में ऑडिट एंड ऑडिटर खत्म।
और फिर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और चार्जेस जल्दी से करा लेते हैं, फिर हम अदर लॉ में इंटर कर जाएंगे और 20 दिन अदर लॉ आराम से पढ़ेंगे, 20-22 दिन, और पूरा अदर लॉ को एकदम घोल के पी जाएंगे। चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय, रात को 9 बजे इसी समय। तब तक स्वस्थ रहें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय, तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें। ICI लगे रहने का है। गुड नाइट, थैंक यू।